बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल इश्क दीवाज़ी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 41वीं एपिसोड है और इस वक्त बाहर आंधी चल रही है, कमरे में लाइट नहीं है और इसके अलावा मेरा जो मतलब हॉस्टल में मैं हूँ तो विंग में रूम है, तो विंग में ऐसा सीन है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं इसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दरवाज़ा खुला हुआ है कि चलो इसी बहाने हमारा रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारा रूम पूरे विंग में बिल्कुल लास्ट पर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हब्स वाला होता है। तो इसीलिए वो दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ है तो बाहर से सारी आवाज़ें अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं। हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइसेस आएँ, और सबसे बड़ी बात जब लाइट आएगी तो पंखे का शोर ही बहुत होगा। हमारे रूम में 2 पंखे हैं, ठीक है। मैंने अपने वाला पंखा बंद किया हुआ है, लेकिन मेरी जो रूममेट का साथ वाला पंखा है उसको मैं बंद नहीं करती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यार मैं अपनी वजह से उसको ज़्यादा सफ़र तो नहीं करवा सकती ना। और आप लोग कहेंगे कि अब मैं कहीं और जाकर रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो मैं पहले रिकॉर्डिंग करती थी कंप्यूटर लैब में। हमारे हॉस्टल में कंप्यूटर लैब है, वो फ्री होता था रूम, उधर कोई भी नहीं होता था। अब हॉस्टल वालों ने जनाब उसको बंद कर दिया। मैंने इतनी दफ़ा बोला कि उसको ओपन कर दे, तो वो नहीं कर रहे। इसके अलावा मेरे पास एक वो रूम है जो बहुत ही ख़राब है, उधर बैठा ही नहीं जाता, इतने मच्छर है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल में रिकॉर्डिंग ऐसे ही हो रही है। फिर मैं कहाँ, मेरा फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आपने कोई काम करना होता है आपका एक टेम्पो बनना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ बैठूँ, किस तरह से करूँ और रिकॉर्डिंग का क्या सीन करूँ। अब ये है कि वीकेंड पर मेरी रूममेट चली जाएगी, तो तब मैं बैठकर तसल्ली से 2 दिन रिकॉर्डिंग ही करूँगी। फिर 2 दिन मैंने रिकॉर्डिंग ही करनी है, सारा दिन रूम में बैठकर दोनों पंखे बंद करके दरवाज़े को कुंडी लगाकर मैंने बस रिकॉर्डिंग करनी है। तो इससे ये है कि मेरा वीकेंड इस तरह से बिज़ी भी रहेगा और मैं 1 हफ़्ते का पूरा वो आप लोगों को दे सकूँगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि मेरे लिए ईज़ी नहीं है आजकल रिकॉर्डिंग करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, फिर मैं सारा दिन बिज़ी होती हूँ लैब में, रात का ये टाइम होता है, मुझे नमाज़ भी पढ़नी होती है और मतलब इस तरह से सीन है कि मुझे सोना भी होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, सुबह फिर मैंने फ़जर के लिए भी उठना होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर नींद पूरी नहीं होती, तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं नमाज़ के लिए वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ये है कि आपको गैप नहीं देना तो नहीं देना। अब बाकी की जितनी भी एपिसोड आएंगे, मैं नहीं कह सकती मैं 2-2 दूँगी या मैं 1 दूँगी, लेकिन जिस तरह से मेरे लिए ईज़ी हुआ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। सॉरी मैं इतना ज़्यादा बोली। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं मेरे बोलने पर कि आधा टाइम तो आप इस तरह से गुजार देते हैं, लेकिन ये बातें बताना भी ज़रूरी होती हैं कि लाइफ में क्या चल रहा होता है। आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ़ एक ही काम करती हूँ, मैं ये काम नहीं करती, मेरी लाइफ में बहुत सारे और काम हैं। ये सिर्फ़ एक तरह से मैं इसको ना साइड पर रखा हुआ है, इसको मैं मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता ये काम, मैं इसको नहीं कर सकती। मेरा एमफिल है, मेरी पढ़ाई है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं उसको करती हूँ। फिर जब मुझे थोड़ा सा टाइम निकलता है तो मैं इसको देती हूँ। तो खैर आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। कौन है दरवाजे पर? अनुषा दूर बैठी हौल रही थी। पता नहीं, देखती हूँ। मत खोलो दरवाज़ा, वहीं होगा। थप्पड़ का बदला न लेने आया हो, अकेली हो घर में, उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो क्या करोगी? मैं आ जाऊँ, फिर मिलकर बात करते हैं। वो चाहता क्या है? अनुषा के मना करने पर वो भी तजब्जुब का शिकार हो गई थी कि दरवाज़ा खोले या ना खोले, लेकिन दरवाजे के उस पार से शाहिद साहब की आवाज़ आने लगी थी। मावरा, बेटा मैं हूँ, अंकल शाहिद, दरवाज़ा खोलो। अंकल की कॉल है, दरवाज़ा खोलकर सुन लो क्या कह रहे हैं, और उनसे मेरी भी बात करवाओ। मैं कहती हूँ उन्हें जब तक मैं नहीं आती तब तक साइमा आंटी को तुम्हारे पास छोड़ दे। दूसरी तरफ से वो मशवरा दे रही थी। अनुषा, कितना बोलने लगी हो तुम, चुप कर जाओ प्लीज़, सुनने तो दो मुझे वो कह क्या रहे हैं। और वो भी हुआ तो देख लूँगी, खा तो नहीं जाएगा, बाद में बात करती हूँ तुमसे। वो फ़ोन बंद करके दरवाज़ा वाक कर गई थी। दरवाज़ा वाक करने पर पहली निगाह ही ईशान जहाँ पे पड़ी थी वो भी उसे ही देख रहा था। लब भींच कर वो शाहिद साहब की तरफ मतवज्जो हुई थी। कुछ बात करनी है तुमसे बेटा। वो अंदर आने की इजाज़त चाह रहे थे। मुनज़्ज़ा के बाद से उन्होंने आना जाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बस दरवाजे से ही हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। जी अंदर आ जाइए। वो दहलीज से अंदर आ चुके थे। दरवाज़ा भीड़ते उसकी नज़र फिर तसादुम हुई थी। जी अंकल कहिए।
वो उनके रूबरू थी। बेटा ये क्या मामला है? ये क्यों दिन से बैठा हुआ है यहाँ? मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। कहीं एक तो अब पुलिस को बुलाने का कह रहे हैं, पुलिस आ गई तो मज़ीद तमाशा होगा, तुम पर भी हर्फ आएगा। बात तो सही थी। चौधरी जहांगीर की शोहरत के बाइस बिला वजह मामला उछलता कि उनका होनहार बेटा किसी के दर पे धरना दिए बैठा है कि जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी वो वहाँ से नहीं उठेगा। ठीक है मैं देखती हूँ, आप परेशान ना हो। वो उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। शाहिद साहब उसकी तसल्ली पर दरवाजे से निकल गए थे। वो चंद सानिया दरवाजे के पीछे खड़ी रही थी। फिर घर की दहलीज पार करते वो उसके सामने थी। उसे सामने देखकर वो चबूतरे से उठ खड़ा हुआ था। क्यों चाह रहे हो मैं यहाँ से सुकून से ना रह सकूँ? वो सख्त नज़रों से देख रही थी। मेरे घर चलो, वहाँ रहो, कमाल सुकून से गोया था। तुम बाप बेटों का दिमाग ख़राब है क्या, जो मैं तुम लोगों के घर चल के रहूँ? लगते क्या हो तुम लोग मेरे? तुम जैसों के साय से भी दूर रहना चाहती हूँ। बख्श दो मुझे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो आग बगोला हो गई। हमारे घर हमारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं अलग घर लेकर देने को तैयार हूँ। उसकी ऑफ़र पर मावरा याह्या का चेहरा सुर्ख होने लगा था। जी तो चाह रहा इस ऑफ़र पर तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूँ। क्या सोचकर मुझे ये ऑफ़र कर रहे हो? वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मोहल्ले के खिड़की दरवाजे फिर से आबाद हो गए थे। हर कोई दूसरे को टहोका देकर आवाज़ लगाकर लाइव सीन दिखाने को बुला रहा था। शादी करोगी मुझसे? मंजर मावरा की निगाहों में फिर सा गया था। उसकी जीदारी पर वो दुनिया भर की मुग़लिज़ात भी बक देती तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ये उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था। अपनी हसरतें लेकर चले जाओ यहाँ से। मोहल्ले वाले पुलिस को बुलाने की बातें कर रहे हैं। तुम मर खप भी गए तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन पुलिस के आने के बाद मेरा नाम गलती से भी तुम्हारे साथ आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी नहीं तो कम अज़ कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लो। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अनुषा को बुला लो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। कहो तो अभी जाके मॉम डैड के साथ मौलवी को भी साथ ले आता हूँ। तुम बिना किसी रिश्ते के साथ नहीं चलना चाहती तो निकाह करके साथ ले जाऊँगा। वो हथेली पर सरसों जमाने को तैयार खड़ा था। वो हॉर्न की तरह उसे तक रही थी। अना घुमंड जाने कहाँ जा सोया था। उसी के हाथों थप्पड़ खाकर उसी की दहलीज पर नजरें जमाए वो धूप में सड़ता रहा था और अब उसे निकाह के लिए हर कीमत पर राजी करना चाह रहा था। इस जीत और हार के खेल में तुम पागल हो चुके हो ईशान झा। अगर जीतने के लिए तुम कोई घटिया हरकतें कर रहे हो तो थूकती हूँ मैं तुम पर और इस जीत पर। जाओ, हार अपने नाम किया, मनाओ अपनी जीत का जश्न, लेकिन फिर मेरे सामने मत आना। वो सर्द निगाह डालकर पलट गई थी। ये खेल नहीं है मावरा, मेरा प्यार है जो तुम्हारे लिए सामने आया। अब किसी जीत की चाह नहीं बची, मैं खुद को तुम पर हार बैठा हूँ। पीछे वो चिल्लाता रह गया था। मोहल्ले की औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया था तो मर्द हजरात गुस्से से दोनों को देखने लगे। मावरा अंदर जाके एक बार फिर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। तुम मुझ पर अपने घर का दर बंद करो, लेकिन मैं दिल का दरवाज़ा तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी खुला रखूँगा। उसकी आवाज़ दीवार के उस पार से आई थी। शरीफों के मोहल्ले में ये क्या हो रहा है शाहिद साहब? आप तो बात करने गए थे, ये बात की आपने? चलो भाइयों, अब अपने तरीके से मामला हल करो। बाहर जाने कौन मोहल्ले का ठेकेदार चिल्लाया था। इस सारी सिचुएशन से मावरा को कोफत होने लगी थी। उसे समझ आ गई थी कि जिंदा रहना था तो उसके कहे पर अमल करना पड़ेगा। तभी झाड़ू उठाकर वो पत्तों पर मारने लगी थी। मुश्किल से कुछ पत्तों को आगे धकेलती तो हवा अपने दोष पर उन्हें उठाए फिर से बिखेर देती। कितनी बार वो नढाल वजूद के साथ सर पकड़ गई थी। आंतें दुहाई दे रही थी तो भूख से चक्कर आने लगे थे। पहले कोशिश की थी कि कुछ पकाने की कोशिश करे, इस ख्याल से वो किचन की तरफ भी गई थी, मगर उस चूल्हे को देखकर फिर से वहशत होने लगी तो वह सहन में आकर दोबारा से झाड़ू मारने लगी। कुत्ता भी गालबंद भौंक भौंक कर तंग आ गया था, तभी खामोश हो गया था। यहाँ एक जीती जागती लड़की का एहसास नहीं किया जा रहा तो तुम किसके की मूली हो कुत्ते? वो सर झटक कर जोर जोर से झाड़ू मारने लगी, लेकिन जोश कुछ ज़्यादा ही हो गया था शायद। वो बाजू पकड़ के रह गए। बाहर दरवाजे पर हलचल सी हुई थी। वो नज़रअंदाज करते और तेज़ी से झाड़ू मारने लगी थी। यहाँ कौन सा ख़ानदान आबाद थे जो आते बिना देखे भी वो बता सकती थी कि वो खा पी के आ चुका है। अरे वाह, जो काम मैं नहीं कर सका वो डोडो ने कर दिखाया। तुम्हें कमरा बदल करके लगता है उसने कमरे पर कब्जा कर लिया और वेरी गुड कि तुमने काम शुरू कर दिया। डोडो यकीनन उसी मनहूस कुत्ते का नाम था जिसके कारनामे पर वो बेतरह खुश हो रहा था। इनका क्या करना है? वो खुश्क पत्तों के ढेर को इकट्ठा करने में हलकान हो चुकी थी। ठंडे पसीने आ रहे थे। कच्ची जगह पर इकट्ठा करके आग लगा दो। वैसे तो आग लगाने के लिए तुम्हारी ज़बान ही काफ़ी है, लेकिन तुम माचिस का इस्तेमाल कर सकती हो। दिल तो यही था इन पत्तों के साथ उसे भी आग लगा दे, लेकिन चुप करके हुक्म की तामील करने लगी। अब
आग लगाकर फारिग हो चुकी तो सामने आ खड़ी हुई। शायद उसे अंदाज़ा हो चुका था कि काम बन गया, तभी वो कुत्ते को बाहर बांधकर चारपाई से में निकाल आया था और अब उस पर बड़ा जमान होकर उसे काम करते देख रहा था, यूँ जैसे कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। घर तुम्हारा है, अब क्या, सफाई करो, पकाओ, खाओ पियो, अपने घर में ऐश से रहो। इस बाहर जैसे घर में वो ऐश से रहने का बोल रहा था। वो लब भींचकर एक नज़र चूल्हे को देखने लगी। स्टैमिना किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता था। जिस्म को ग़िज़ा की अशीद ज़रूरत थी। एक बार इसे जलाना सिखा दे, अगली बार खुद ही कर लूँगी, सब आपको ज़हमत नहीं दूँगी। साइड पर लगे नल से हाथ मुँह धोते वो इतने दोस्ताना लहजे में बोल रही थी कि वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। सचमुच कुत्ते ने तो काट लिया। वो तशवीश से उसका जायज़ा लेने लगा। नहीं, बातों में वक्त ज़ाया ना करें, मुझे चक्कर आ रहे हैं, किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊंगी। इसे जलाकर जल्दी से बताइए, पकाना क्या है। चेहरे पर पानी डालने से थोड़ी राहत मिली थी। पसीना फूटते में सामों को कुछ सुकून मिला था। चूल्हा तो जलाना सिखा देता हूँ, लेकिन पहले पता होता कि ज़ौजा मोहतरमा की यादाश्त वापस आ चुकी है और वो कढ़ाई छूने की रस्म अदा करने किचन को शर्फ बख्शेंगी तो आते हुए गोश्त सब्ज़ी लेते हुए आ जाता। जब कुछ नहीं है तो क्या पकेगा। गुस्सा जब्त करके उसकी ज़बान के नश्तर बर्दाश्त कर रही थी, जिसमें नरमी नाम की कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं थी। सब्ज़ी गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, दाल चावल तो पड़े हैं, खिचड़ी बना लो, लहसुन के बघाड़ वाली। रात के लिए कुछ लेता आऊँगा बाद में। खिचड़ी, लहसुन के बिगाड़ की। उसके होठ सचमुच ठिकाने लग गए थे, लेकिन जिस्मानी हालत ऐसी हो रही थी कि अब बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं थी। जैसे ठीक है, वो इस्तफामिया भरी नज़रों से उसे देख रहा था। राज़ी होकर वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। उस वक्त तो पेट का दोज़ख बढ़ना था बस, और ये पेट की भड़कती आग कितनी बुरी थी, ये कोई उस वक्त उससे पूछता, जो ना चाहने के बावजूद ये सब करने पर मजबूर हो गई थी। वरना वो क्या कर लेता, जुल्म की इंतहा ही कर लेता। जान से तो कभी भी नहीं मार सकता था। ये पेट की भूख ही तो है जो सही गलत की तमीज़ भुलाकर जो दिल चाहता है करवाती है। सारी मारा मारी इसी भूख की तो है। दाल चावल की तलाश में डब्बों को खोल बंद करते देखकर मुतमईन होते वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आया था। अब क्या करना है। वल आखिर वो डब्बे ढूंढने में कामयाब हो गई थी। खिचड़ी बनाना नहीं आता उसकी अब की तकरार बता रही थी। वो उसे एक्सपर्ट शेफ समझ रही थी, तभी उसने शक दूर करना चाहा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिला गई। कभी खाया भी नहीं। ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। ठीक से याद नहीं, कभी खाया हो शायद, जब बीमार पड़ी हूँ। उसे याद करने पर भी याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, आज खा लोगी। लकड़ियाँ चूल्हे में लगाते उसकी छाल निकालने लगा। जाने आपके राज में और क्या क्या देखना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। लहजा तंजिया हो गया था। वो खशमगी नज़रों से देखने लगा। ज़बान को ज़्यादा जहमत देने की ज़रूरत नहीं। ध्यान से देखो चूल्हा कैसे जल रहा है। अगली बार नहीं बताऊँगा। दाल चावल निकाल कर भिगो। इससे आगे की तरकीब तो मुझे भी नहीं आती। फिर अब क्या करेंगे। वो झुंझलाई। भूख के मारे दम निकलने लगा था। चूल्हा जलने के करीब था। दाल चावल निकल आए थे, लेकिन तरकीब ही किसी को मालूम नहीं थी। एक तो तुम्हारी अब आपको सुकून नहीं है, सोचने दो मुझे। और वाकई वो सोचने की अदाकारी करने लगा। तुम्हारा सोशल नेटवर्क किस मर्ज़ की दवा है। इतने सारे कुकिंग पेजेस हैं, 2 मिनट में मिल जाएगी तरकीब। ख्याल आने पर वो खुश हो गया। काश ऑनलाइन पेट भी भर जाता। हसरत क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। शुक्र है ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं, वरना फिर लोग इंसान कैसे बनते। लकड़ियों को शोला लगा दिखाते वो फिर नश्तर चला गया। वो बहरी बनी चावल और दाल भिगोने लगी, लेकिन ये बेफिक्री भी थोड़ी ही देर रही। किचन धुएं से भरने लगा तो जलती लकड़ियों ने आंखों को जलने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये धुआं क्यों भर रहा है। वो बेसाख्ता बाहर निकल गई थी। लकड़ियाँ आग पकड़ लें, फिर धुआं ख़त्म हो जाएगा। लकड़ियों को उलट पुलट कर वो भी बाहर आकर चारपाई पर बैठ गया था। अब तुम्हें खिचड़ी की तरकीब निकाल दूँ। सेलफोन निकाल कर तरकीब ढूंढते हुए जैसे किसी मजाइल को दागने जितना अहम काम कर रहा था। वैसे रज के फोड़ पल्ले बांधी है दाजान ने। जाने किस जन्म का बदला लिया है कि अगली को खिचड़ी बनाना भी नहीं आता। वो अपने फूटे नसीब को रो रहा था और वो उसे सुनने पर मजबूर थी। मिल गई तरकीब। नारा लगाकर अब वो उसे तरकीब बता रहा था और वो उस पर अमल करने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर रही थी। समहान बेटा, कहीं सुनसान जगह पर गाड़ी रोकना। ताज़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़ने को दिल हो रहा है। अंधेरा फैलने लगा था। फ़ायज़ा ने बेसाख्ता ख्वाहिश का इजहार किया था। बेहतर ताईजान। उसने सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक दी थी। लड़कियों, खाने पीने को इतना कुछ साथ बांध दिया है। फरियाल और दिया ने खुद भी निकाल कर खाओ और समहान को भी दो। फ़ायज़ा हिदायत करती बोतल में पानी लिए बाहर निकल आई थी। ताईजान, मैं वज़ू करवाने में मदद करूँ आपकी। बोतल के पानी से वज़ू करना मुश्किल होता, तभी इशाल ने ख्याल करके अपनी खिदमत पेश की।
नहीं बेटा, मैं कर लूँगी, तुम बस मुसल्ला ला दो। यहाँ दरख्त के साए में नमाज़ पढ़ने को दिल हो रहा है। ठंडी हवा, लंबे लंबे दरख्तों में घिरा नीम अंधेरा मंजर असाब को पुरसुकून जाहिर कर रहे थे। जी ताईजान, चीज़ें निकालती निदा ने बैक सीट से मुसल्ला उठाकर उसे थमाया था। वो गाड़ी से नीचे उतर आई थी। ध्यान से वो चादर में उलझ के लड़खड़ाई थी। तभी फिक्रमंदी से आवाज़ लगाते वो भी उतर आया था। इशाल संभल कर फ़ायज़ा की तरफ पेशकदमी कर चुकी थी, क्योंकि सुनसान इलाका था, लेकिन वो चौकन्ना खड़ा था। जज़ाकल्लाह। फ़ायज़ा ने मुसल्ला थाम कर पानी की बोतल वापस की थी। ताईजान, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जाने की उस मंजर में खोकर मुंह से बेसाख्ता निकल गया था। हम कौन बेटा? मुसल्ला बिछाते फ़ायज़ा ने यूं ही पूछ लिया। हम सब के लिए। वो एकदम से गड़बड़ाकर अपने पीछे उन दोनों की तरफ भी इशारा कर गई थी। अपने बच्चों के लिए हर घड़ी दुआ करती हूँ, तुम कह रही हो तो आज और दिल से तुम्हारे लिए करूँगी। फ़ायज़ा मुस्कुराकर चादर लपेटने लगी थी। शुक्रिया ताईजान। इशाल, निदा आवाज़ दे रही थी। जाओ जाके कुछ खा पी लो। फ़ायज़ा नियत बांधने के लिए तैयार थी। वो पलट आई थी। उस मलगजे मंजर में चलती फिरती वो अप्सरा सी लग रही थी। गाड़ी से टेक लगाए उसकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थी, लेकिन कुछ इस तरह कि निदा उसका देखना न देख ले। इशाल, ठंडी हो जाएंगी चीज़ें, जल्दी से आ जाओ। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले निदा पाँव लटकाए बैठी थर्मस से गर्म चाय निकालकर उन्हें मग थमा रही थी। सम्हान ने अपना मग गाड़ी की छत के ऊपर रख दिया था। लगता है चची जान लोग प्लेट रखना भूल गए। अब तुम दोनों इसी में एक साथ गुजारा करो। निदा ने सैंडविच के डब्बे में ही कबाब साइड पर रखकर उन दोनों की तरफ बढ़ाए थे। एक साथ? इशाल जहांगीर निदा की शक्ल देखकर सम्हान को तकने लगी थी। वो भी कुछ अलर्ट सा हो गया था। मैं आपके साथ मैक्रोनी खा लेती हूँ ना। क्या फ़र्क पड़ता है साथ खा लेने से इशाल? निदा खामोश नज़रों से बारी बारी दोनों के चेहरे देख रही थी। दोनों ही चौंक कर उसके अंदाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। सम्हान अफंदी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन निदा ने हलावत से हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। सम्हान, मेरे सामने किसी भी किस्म की आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। दोनों अपनी अपनी जगह ठठक से गए थे। इशाल ने सहमी नज़रों से नमाज़ पढ़ती फ़ायज़ा को देखा था। तुम दोनों के बीच जो अरसा से मोहब्बत की लुक छुप चली आ रही है, इसका मुझे अंदाज़ा है। और अब जब से इशाल अल्लाह के घर से लौटी, इसके वजूद में एक सुकून आ गया। जब ये यहाँ से गई थी तो इसके अंदर की बेचैनी और बेकरारी सब मेरी नज़र में थी। फिर तुम भी वहाँ गए। वहाँ क्या हुआ ये सब तुम सभी जानते होगे। तुम दोनों का अलग अलग रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन वो रिश्ते जुड़ सकेंगे या नहीं ये बस तुम दोनों ही जानते होगे। मम्मा के साथ तुम्हारा मरी जाना तय था, लेकिन इशाल का एकदम से हमारे साथ जाने के लिए दाजान से इजाज़त लेना, ये सब जाहिर कर रहा है कि जल्द ही बहुत कुछ गैर मतवक्के होने वाला है। आने वाले वक्त के खौफ से इशाल के चेहरे का रंग एकदम मुतगैर हुआ था, जिसे पसे पुश डालकर वो कुछ पल साथ जी रही थी। मुझसे मत डरो, अपना खैर ख्वाह ही समझो। कुछ कर ना सकी तो तुम दोनों के हक़ में दुआ ही कर दूंगी। इशाल सम्हान अफंदी को देखने लगी थी। वो नॉर्मल था। हमारा निकाह हो चुका है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वो जब इतना कुछ जानती थी तो सम्हान ने उसे मज़ीद अंधेरे में रखना मुनासिब नहीं समझा। रियली? अल्लाह तेरा शुक्र, किसी मोहब्बत को तो मंजिल मिली। निदा बेसाख्ता आप दीदा हो गई थी। आई एम सॉरी नीता जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। वो एक लम्हे को राहिल के लिए सोच के उदास हो गया। तुम्हारी क्या गलती सम्हान, तुम तो हवेली का हर हुक्म बजा लाते हो। रही राहिल की बात, तो शायद वो इतनी ही ज़िंदगी लिखवा के लाया था। निदा ने कर्ब से लब भींच लिए थे। इशाल की आंखें भी नम हो गई थी। वो निदा के शाने पर बाजू फैलाकर उसे साथ लगा गई थी। मोहब्बत पर पहरे का कड़ा जबर उनकी आंखें नम कर गया था। ये क्या तरीका है? उसे ज़रा तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं बात करता हूँ उससे। अनुषा अपने कहे के अन मुताबिक यासिर के साथ आधम की थी। सब जानकर यासिर ईशान से बात करना चाह रहा था। आते हुए उन्होंने उसे देख लिया था। वो सामने ही बड़ा जमान था। ना उन्होंने उसे कुछ कहा, ना उसने उन्हें मुखातिब किया। मावरा से बात करके ही वो उससे बात करना चाह रहे थे। यासिर के सामने वो उसकी सारी बकवास नहीं बता सकती थी। तब अनुषा उसे अलग कमरे में ले जाकर सच जानना चाह रही थी। उसे वो बहुत डिस्टर्ब लगी थी और उसके इसरार पर मावरा ने कुछ देर कबल की उसकी सारी बकवास उसे गोश गुजार कर दी थी। ये किस किस्म के ख़तरनाक लोग हैं। कभी मुकाबलाबाजी में हर फर्द धमका रहा था और अब बाप भी अपने घर चलने की ऑफ़र कर रहा है और बेटा घर के बाहर शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। पहले भी हम सब के सामने वो इस तरह की बकवास कर चुका है। क्या अहमियत रहेगी अब उसकी ज़बान की? पावरफुल बाप का बेटा है तो जो दिल चाहेगा वो करेगा। अनुषा शदीद गुस्से में आ गई थी। इन जैसों पर अपनी एनर्जी ज़ाया करना बेकार है।
मावरा उसे समझा रही थी। उसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अगर वही हुआ तो देखना मैं कैसे दिमाग ठिकाने लगाती हूँ उसका। अनुषा तनफन करती चली गई थी। वो उसके पीछे ही निकली थी। यासिर उनसे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा था और उसी ने दरवाज़ा खोला था। जी आप कौन? यासिर अजनबी को देखकर इस्तफसार कर रहा था। मालिक मकान है इस घर के। अनुषा भी बेवक्त उन्हें देखकर हैरान होती धीरे से यासिर को बताने लगी। जी कहिए, किस सिलसिले में आना हुआ? शायद किराए की तारीख सर पर आ गई थी, उसे फिक्र होने लगी। यूँ तो किराए की तारीख भी आ गई है, लेकिन मैं किराए की वसूली के लिए नहीं आया। मोहल्ले से बहुत कंप्लेन आई है और मैं अपनी आंखों से भी सब देख रहा हूँ। मुनज़्ज़ा बहन शरीफ खातून थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उनके जाते इस घर का अलग रंग नज़र आएगा। मालिक मकानी शाहजहाँ की तरफ इशारा करके सख्त लफ्ज़ों में नापसंदीदगी का इजहार कर रहा था। क्या कीमत लोगे इस घर की? दुगनी तुगनी कीमत लो और जाओ यहाँ से। शाहजहाँ भी करीब आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली थी और उसकी बातों पर उसका रद्द-ए-अमल खासा सख्त था। वो अपनी गाड़ी तक गया था और उसमें से चेकबुक निकाल कर साइन करके उसकी तरफ बढ़ा गया। इस घर की जितनी कीमत लिखनी है लिख लो और जाओ यहाँ से। ब्लैंक चेक देखकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे घर बेचना ही नहीं है तो मैं तुमसे क्यों दुगनी तुगनी कीमत लूँ? पैसों की नुमाइश कहीं और जाके करो। मालिक मकान चिढ़ गया था। प्यार से कीमत दे रहा हूँ, डील कर लो, वरना तुम क्या, तुम्हारे अच्छे भी इस घर के मालिकाना हकूक से हाथ धो लेंगे। तल कलामी बढ़ने लगी थी। मालिक मकान के शोर से सब जमा होना शुरू हो गए थे। जिन्होंने कंप्लेन किया था वो भी नज़ारा देखने चले आए थे। दहलीज पर अच्छा खासा तमाशा हो गया था। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। ये लड़की ही आवारा है, निकलो तुम मेरे घर से। मालिक मकान मावरा पर बरस पड़ा था। अगले ही लम्हे शाहजहाँ का करारा हाथ मालिक मकान का गाल सुन कर गया था। मोहल्ले के लोग आग लगाकर बेच बचाव करने को उसे पकड़ने लगे थे। यासिर भी मजमे का हिस्सा बनकर उसे दूर करने के जतन कर रहा था, जो मालिक मकान पे पुल पड़ने को तैयार बेकरार हो रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? अपना आप झटके से उन सब से छुड़ाकर वो अपनी गाड़ी की तरफ लपका था। सबको लगा वो अब जाकर कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है या अपने वालिद मोहतरम को लाने का इरादा रखता हो। लेकिन जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर सर डालकर अगले लम्हे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते पलटा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहीं एक सरासमगी से पीछे हट गए थे। बोल, अब क्या बोल रहा था? ईशान जहाँ पिस्टल मालिक मकान पर तान चुका था। इतने हंगामे के बाद ये मंजर अनुषा को चक्कर आने लगे थे। कहीं एक ईशान जहाँ को काबू करने को करीब आना चाह रहे थे, लेकिन उसने हवाई फायर करके सबको दूर रहने का मैसेज दे दिया था। दूर रहो मुझसे। उसके सर पे खून सवार था। हालांकि बल चलाते सब पर ताहिराना निगाह डाले वो मालिक मकान को निशाने पर ले चुका था। रोको इसे। उनकी दहलीज पर कुछ हो जाता तो बदनामी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकलता। अनुषा को यही हल मुनासिब लगा। सिर्फ वही उसके पागलपन को हैंडल कर सकती थी। तभी उसे बाहर की तरफ धकेलने लगी थी। खुद वो मारे टेंशन के आधी अंदर आधी बाहर थी। कहा था ना, प्यार से दे रहा हूँ, डील कर लो। वो उसे घूर रहा था। ट्रिगर पे उंगली का दबाव देखकर मावरा ने तेज़ी से दहलीज अबूर किया था। होश में आओ ईशान जहाँ। शरर बाहर नज़रों से देखते वो पिस्टल के सामने आ खड़ी हुई थी, आंखों के सामने चलती उस फिल्म को देखने के लिए जैसे हर कोई अपने अपने दरवाजे और खिड़की पर मौजूद था। नीचे भी एक मजमा था। चंद एक मुतफक्किर थे, वरना बाकी सबके लिए तो ये एक तफरी का सीन था। भरे मजमे में मावरा याहिया का ईशान जहाँ की पिस्टल के सामने आन मौजूद होने पर सबकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। अनुषा बदहवासी से यासिर को देख रही थी। जुमा 8 दिन नहीं हुए थे उनकी शादी को। उन सब के बाद जाने वो क्या राय रखता उनके बारे में। पिस्टल की नाल के सामने मावरा याहिया को देखकर ईशान जहाँ के असाब भी जैसे ढीले पड़ने लगे थे। माँ के सामने दरवाजे तक ना आने वालियाँ माँ के जाते ही कैसे खुलकर सामने आई हैं। देखो ज़रा, किसी ने दूसरे से सरगोशी की थी। चुप, ऐसा ना हो सुन ले और बंदूक तुम्हारी तरफ हो जाए। देखा नहीं कैसे उस लड़की के लिए मरने मारने को पिस्टल निकाल लाया है। दूसरे ने दबी ज़बान में सरजनिश की। देखा ना आप सब ने कैसी दादागिरी कर रहा है ये। शाहजहाँ को ढीला पड़ते देखकर मालिक मकान भी अपनी खफत मिटाने को मैदान में आया। वापस लौट जाओ, तुमने बहुत कर लिया तमाशा। वो सर्द लहजे में उसके मुकाबिल थी। शाहजहाँ खामोशी से उसे देख रहा था। पिस्टल वाला हाथ खुद ब खुद नीचे होता चला गया था। जाइए आप सब भी, ख़त्म हो गया तमाशा। भरे मजमे पर सख्त सी निगाह डालकर मावरा ने भीड़ को छटने का इशारा दिया तो कईयों का मुंह बुरा सा बन गया। अंदर चलो तुम दोनों। यासिर को ही ख्याल आया कि उन्हें यूं मजमे से निकाल कर घर की राह दिखाए। सुबह आकर आप घर की चाबी ले लीजिएगा। अब जाइए आप भी। मालिक मकान की आम ने जो तमाशा किया था उस पर खाती उससे सख्त नज़रों से देखती मावरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच चुकी थी। अनुषा ताव खाती, माफ़ कर दो भाई मेरे, और जाओ तुम भी यहाँ से। जितना जलील करवाना था करवा लिया तुमने। मावरा को अपनी
और खींचती अनुषा झुंझलाकर ईशान जहाँ के सामने दोनों हाथ जोड़ गई थी। वो खामोशी से उन्हें अंदर जाते हुए देख रहा था। मावरा याह्या की खुश्क नज़रें उससे होकर पलट गई थी। उनके अंदर दाखिल होने पर यासिर ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया था। मजमा भी सरगोशियाँ करते मुंतशिर होकर छटने लगा था। ज़रा आगे जाकर लोग छोटी छोटी टोलियों में तकसीम होकर मामले को नए सिरे से दोहरा रहे थे। खिड़की दरवाजे की जगह भी खाली होने लगी थी। मालिक मकान ने भी बात आई गई होने जान की सलामती और सुबह घर की चाबी मिलने की नवीद पर मंजर से 9-2-11 होने में ही देर नहीं लगाई थी। उनकी दहलीज के आगे खड़ा रहने वाला ईशान जहां वाहिद शख्स रह गया था। कौन है ये ईशान जहां? क्यों कर रहा है वो ये सब? शादी के मौके पर तो तुम्हारी माँ ने इसे बेटे की तरह साथ चिपका रखा था और अब वही बेटा दुनिया वालों के सामने तमाशा लगाए बैठा। रिश्ता क्या है तुम लोगों का उससे? अंदर आकर मावरा तो मुनज़्ज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। दूसरे कमरे में यासिर अनुषा से उलझ रहा था। अनुषा ने सच्चाई से आगाह कर दिया तो वो मज़ीद बरहम होने लगा। आफरीन है तुम लोगों पर, जिन लोगों से जान पहचान महज इतनी कि वो मुख्तलिफ ज़राए से तुम्हारी बहन को डराते धमकाते रहे, तुम लोग उसी को घर में घुसाए बैठे रहे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन लफ्ज़ों में अपनी हैरत का इजहार करूँ। यासिर का दिल चाह रहा था अपना ही सर पीट ले। उसने तो शराफत देखकर शादी की थी कि मजबूर औरतें, लेकिन जो तमाशा हुआ ईशान जहाँ के बैकग्राउंड को जानकर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या और किस तरह का है। ये बात तो हमें भी आज तक समझ नहीं आई कि अम्मा ईशान जहाँ के लिए नरम वाक़या क्यों हुई। अनुषा मुजरमाना लहजा लिए बैठी थी। सालों की बनाई इज्जत कैसे तिनका तिनका होकर बिखर गई थी। मुनज़्ज़ा जिंदा होती तो ये सब देखकर वैसे ही मर जाती। अब क्या करना है? मालिक मकान को तुमने सुबह चाबी देने की हामी भर ली है, क्या करोगे अब? यासिर जानना चाहता था। करना क्या है यासिर? ऐसी सिचुएशन में बहन को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। आप अम्मा को फ़ोन कर दीजिए, हम रात यहीं रुकेंगे और सुबह घर की गैर ज़रूरी चीज़ें बेचकर मावरा को अपने साथ ले जाऊंगी। अनुषा ने अपने प्लान से आगाह किया, जिसे सुनकर यासिर के चेहरे पर तरद्दुद की लकीरें आ गई थी। तुम ठीक कह रही हो अनुषा कि अकेली बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने भी शुरू से तुम्हारी बात की हमायत की थी, लेकिन सोचो तो हमारे 2 कमरों के घर में इतनी गुंजाइश कहाँ है कि हम मावरा का कोई मुस्तकिल और दूसरा अम्मा का कमरा है ठिकाना कर सके। ऊपर वाला इकलौता कमरा भाई का है, उसे तो तुम भूल ही जाओ। एक हमारा आजकल सक्कर से आपा भी आई हुई हैं। ऐसे में मावरा की जगह कहाँ बनेगी? देखो मेरी नीयत पर शक ना करो, मैं गुंजाइश की बात कर रहा हूँ। अनुषा उसे कबीदा नज़रों से देखने लगी तो यासिर जल्दी से सफाई देने लगा। घर में स्टोर रूम भी तो है, वो खासा बड़ा भी। आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाइएगा। पागल हो गई हो? अम्मा ना सही लेकिन आपा इशू बना देंगी इस बात को लेकर। 1-2 दिन की बात भी होती तो शायद मैं उन्हें हैंडल कर लेता। मावरा तो हमारे साथ गैर मुआयना मुद्दत के लिए जा रही है। अनुषा के हल निकालने पर यासिर ने चिढ़ तो जी दी तो अनुषा चिढ़ गई। अगर आपके घर में मेरी या मेरी बहन के लिए जगह नहीं है तो आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाइए। जब तक मावरा का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो जाता तब तक मैं उसके साथ रहूँगी। कम अज़ कम ज़माने की ठोकरें खाने के लिए अपनी बहन को अकेली छोड़कर ससुराल में गृहस्थी तो नहीं कर सकती ना। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है अनुषा। यासिर भाई ठीक कह रहे, तुम बिला वजह गुस्सा करके अपने रिश्ते को ख़राब ना करो। उन दोनों की तकरार सुनती मावरा याह्या से ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दाखिल हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। ये जान करके मावरा ने सब कुछ सुन लिया। यासिर खफीफ सा हो गया। अनुषा यासिर को कबीदा नज़रों से देखने लगी। आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है यासिर भाई, आपकी मजबूरी अपनी जगह। जाना तो मैं भी रहना भी किसी तौर मुनासिब नहीं रहा। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपने स्टोर नहीं चाहती थी, लेकिन आप में मुझे जगह दे दीजिए। मैं यहाँ ही जल्द ही अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना कर लूँगी। उसके संजीदा लबो लहजे पर यासिर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। कुछ दिन क्यों, मुस्तकिल रहो। शुक्रिया, और एक रिक्वेस्ट है। अनुषा ने जो कुछ कहा इसे दरगुजर कीजिएगा। मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए कुछ जज्बाती हो गई। इसकी तरफ से दिल बुरा मत कीजिएगा। और जाते जाते अनुषा का कंधा दबाकर उसे शांत रहने का इशारा कर गए तो यासिर फीके से मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी में 2 दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा कि कच्ची पक्की खिचड़ी पर गुजारा करना पड़ेगा और वही खाना उसे किसी नेमत से कम नहीं लगेगा। ऐसा तो शायद वो किसी पहर सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सोच से भी परे ये सब वकूफ़ पजीर हो चुका था। बन गई है खिचड़ी। वो जब डोंगे में खिचड़ी और ट्रे में पुरजोश नारा लगाती दाखिल हुई तो वो उसकी शक्ल देखते हंस पड़ा। क्या हुआ, हंसे क्यों? वो बुरा मान गई। उसे लगा कि उसकी फर्माबरदारी का मजाक उड़ा रहा है। खुद देख लो। बिना कुछ कहे हाथ में मौजूद सेलफोन का कैमरा खोलकर पलक झपकते उसकी तस्वीर खींचकर सेलफोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। वो चौंक कर अपनी ही तस्वीर देखने लगी और मुंह पर जगह जगह कालक लगी देखकर मुंह बसूर गए। इस पुरअसाइश घर और स्पेशल कुकिंग रेंज में ऐसी शक्ल कोई अचंभे की बात तो नहीं। वो तस्वीर डिलीट करने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही वो सेलफोन उसके हाथ से ले चुका था। ऐसी
नादुर और नायाब चीज़ें डिलीट के लिए थोड़ी होती हैं। वो यकीनन मजाक उड़ा रहा था। अपने कमरे में बड़ा सा फ्रेम करवा कर लगा लीजिएगा जब कभी अपनी जीत का जश्न मनाने का मूड हो। देखकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचा लिया कीजिएगा। और फिर आखिर इस शुमारी लाकाजात की सेहत का कुछ तो यादगार हो। फर्श पर पसकड़ा मारे ट्रे को बीच में रखकर वो उसके आने का इंतजार किए बिना अपनी प्लेट में खिचड़ी निकाल रही थी। जिस्मानी तौर पर नढाल जरूर थी, लेकिन उसकी हंसी ने जलती पर तेल का काम करके उसे भड़का दिया था। गुड आइडिया, जलाने का मौका हो और वो उसे गवा दे, ऐसा तो किसी तौर मुमकिन नहीं था। सारी लाकर वो फ़ोटो जाने कौन से फोल्ड में सेव कर रहा था कि उसे सेल फोन रखकर शाही दस्तरखान तक आने में चंद सेकंड लग गए थे। तब तक वो खाना शुरू भी कर चुकी थी। चावल कच्चे रह गए थे और नमक भी थोड़ा कम था, लेकिन भूख से बेहाल वजूद को यह भी गनीमत लग रहा था। अच्छी बीवियाँ शौहर से पहले खाना पीना शुरू नहीं करती, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो उसे जताना नहीं भूला था। अच्छी बीवियों के अच्छे शौहर बाहर से पेट भरकर बीवी को घर में भूखा नहीं मारते, आपको इतना भी नहीं पता? ज़बान लड़ाने पर तो उसे कोई अवार्ड भी दे देता तो उसकी सलाहियत के लिए कम था। यूँ लग रहा है दाल और चावल उबाल कर ले आई हो, ना हल्दी का पता है ना मिर्चों का। ये कहाँ से खिचड़ी लग रही है? वो सफ़ेद शक्ल वाली डिश को देखकर हैरानगी का इजहार करते अपनी प्लेट में थोड़ा सा निकाल गया। वो अनसुनी किए खाती रही कि इस वक्त तो उसकी आवाज़ भी जहर लग रही थी। कई घंटों से खाली पेट चटपटे और मज़ेदार खाने को तरस रहा था। वो इस अजीबोगरीब शक्ल वाली खिचड़ी को खाने पर मजबूर थी। ये चावल तो सारे कच्चे हैं, खाने लायक कब है? वो एक चमचा लेकर ही प्लेट पीछे कर गया। आपके चूल्हे की गैस का प्रेशर इतना प्रॉपर था कि चावल ने भी जिद बांध ली थी, मैंने नहीं पकना, मत खाइए, जेब में पैसे पड़े हैं, ताले की चाबी आपके पास है, जाइए जाकर बाहर से मनपसंद खाना खाकर आ जाइए। इस नाइंसाफ़ी पर कौन आपका गिरेबान पकड़ने वाला है यहाँ? मैं तो वैसे भी लावारिस हूँ। मेरे माँ बाप ने तो वैसे ही आपके साथ बांध कर अपने सर से बलां उतार लिए। कई घंटों से आपके रहमो करम पर पड़ी हूँ। मजाल है जो किसी ने पलट कर मेरी खबर ली हो। आपने उन्हें जो झूठी सच्ची कहानी सुना दी, वो उस पर यकीन करके इस तरद्दुद में थोड़ी ना पड़ेंगे कि मैं शुमाली इलाका जात के मज़ाफ़ाती इलाके में नहीं, बल्कि इस पहाड़ में ज़िंदा रहने के लिए आपकी ग़ुलामी करने पर मजबूर हूँ। वो सारे सबक सिखाइए जिसके लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए। आप तो वो चांद है कि मुझे यहाँ दफन करके हवेली जाके सबको फ़र्जी कहानी सुनाएंगे, तब भी कोई नहीं पूछने वाला आपको। आप आराम से अपना टास्क कंप्लीट करें, कोई नहीं पूछने वाला आपको। पेट भरने की खातिर आखिरी नवाला निकलते उसने इस अंदाज में सर्द मोहरी से कहा कि शाजुर शमून खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। तवील घंटे भूख से लड़ने के बाद सारी मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। गरूर और तकब्बुर कहीं मुँह छुपा के भाग चुकी थी, लेकिन एक ज़बान थी जिसकी कड़वाहट में इजाफा हो गया था। अपनी प्लेट उठाकर अब वो सहन में लगे नल के नीचे रखे उसे धो रही थी। बज़ाहिर हथियार डाल चुकी थी, लेकिन वजूद का नीलापन बता रहा था कि अंदर कितना जहर बन रहा था। वो खामोशी से उसे देखे गया। गाड़ी मरी की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। 6 घंटे की तवील मुसाफत के बाद सबका ख्याल था कि पहले कॉटेज का रुख किया जाए, सामान रखकर फिर निकला जाए, लेकिन रास्ते में ही फ़ायज़ा को पैगाम मौसूल हो चुका था कि तदफीन का दौरानिया कम करके अब मगरिब का वक्त मुख्तस कर दिया गया है। कॉटेज जाने के बजाय समहान अफंदी ने फ़ायज़ा के अजीज़ के घर का रास्ता ही लिया था। मतलूबा मकाम आया तो वो गाड़ी से उतर आए थे। मैयत का माहौल था, हर कोई गमज़दा अपनी अपनी जगह अफसोस कर रहा था। फ़ायज़ा भी सबसे मिल रही थी, निदा और इशाल को सबसे मिलवा रही थी। हर जगह जहांगीर की बेटी का हवाला उसके लबों पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट फैला रही थी। एक नाम की हद तक तो पहचान थी कि वो उसके वालिद मुहतरम थे, वरना उन्होंने कब ऐसा कोई अमल दिखाया था दुनिया की नज़र में ही कोई एक आधा बाप का फ़र्ज़ अदा किया हो। समहान मर्दाने में था। मुकर्ररा वक्त पर लोग मैयत को ले जाने लगे तो अजीज़ो सोगवार रहन पछाड़े खाने लगे। इशाल निदा के साथ एक कोने में बैठ गई थी। मैयत तैयार थी, एक जनाजा उठ रहा था। एक ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए थे और वो ज़िंदगी के कुछ दिन अपने महरम के साथ जीने की लालच लिए चली आई थी। वो अंदर से फ़िक्रमंद ज़रूर थी, लेकिन अपने लिए नहीं, समहान के लिए। अपनी सारी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद उसके नाम करके फरियाल से वादा लेकर वो मुतमईन हो गया था कि उसे कुछ भी हो गया तब भी इशाल जहांगीर को किसी शय की कमी नहीं होगी। उसका ख्याल रखने वाले उसके अपने वालिदैन होंगे। लेकिन वो कब जानता था कि उसे कुछ हो जाता तो वो कैसे जिएगी। जागती आंखों और बेहिस वजूद के साथ वो अकेली जीकर करती भी तो क्या, और क्यों कर जीती। वो उन जालमों के दरमियान जो समान अफंदी का बाल भी बका करते, जिन हाथों में मारने का दम था, वो एक छोड़ दो जाने भी तो ले सकते थे। जुल्म ढाना था तो उसे भी तो नज़ारा करना था कि वो जालिम कहाँ तक थे। उसे भी तो देखना था पहली गोली किसकी पिस्टल ने उगलना थी। वो बगौर जनाजे को देख रही थी जो अपने आखिरी आरामगाह की तरफ गामजन था। ज़िंदगी जी तो
इस तरह थी कि ज़िंदगी को उसकी दिलेरी पर रश्क आता था और मरना था तो भी इस अंदाज से कि मौत भी याद करती। किसको लेकर पलटी है? तत्वीन करके लोग लौट आए थे, खाना लग गया था। वो बेहिस हरकत उसी तरह बैठी रही तो निदा ने उसे टहोका देकर फ़ायदा की तरफ मुतवज्जे किया। मम्मा कह रही है खाना खा लो, फिर हम दोनों सामान के साथ निकल जाएंगे। मम्मा आज रुकेंगी यहाँ, निदा फ़ायदा का पैगाम पहुँचा रही थी। मैं नहीं खाऊंगी निदा पे, मुर्दे को दफनाए 1 घंटा नहीं गुजरता और लोग जाने किस दिल से खाने पीने लगते हैं। सच्ची मेरा दिल इस बेहिसी पर दुख से फटने लगता है। वो दुख से गोया थे। सही कह रही हो, कुछ मुर्दे ऐसे भी तो होते हैं जिनकी कब्र ही गुमशुदा होती है। बंदा जाकर उसकी मिट्टी से गिला भी नहीं कर सकता कि अकेले क्यों छोड़ गए। निदा के दर्द में डूबे जुमले पर इशाल जहांगीर चौंक गई थी। सामान को तो पता होगा राहिल की कब्र कहाँ है, वहीं तो ले गया था उसे। आह, कितना बदनसीब था कि 4 कंधे भी उसके जनाजे को नसीब ना हो सके। वो सोच के रह गई थी। साथ ही ये अज़म भी किया कि सम्मान से पूछकर निदा को राहिल के आखिरी आरामगाह के बारे में ज़रूर बताएगी। मैं कल नहीं तो परसों लौट आऊँगी। एक दूसरे का ख्याल रखना तुम सब। वो तीनों कॉटेज के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे। फ़ायज़ा उन्हें हदायत दे रही थी। सम्मान, ध्यान रखना बेटा। बच्चियों की जिम्मेदारी और अकेलेपन की वजह से फ़ायज़ा कुछ फ़िक्रमंद सी नज़र आ रही थी। आप फ़िक्रमंद ना हो ताईजान, उसने ढाढ़स दी। इशाल, तुम्हें डिज़ाइनर के पास जाना था। चाहो तो तुम और निदा सवेरे सम्मान के साथ चली जाना या फिर मेरे लौट आने का इंतज़ार करना। फ़ायज़ा को याद था कि वो किस काम से उनके साथ आई थी। जी ताईजान, मूड तो है सुबह डिज़ाइनर के पास जाने का। जैसा भी मूड होगा आपको इन्फॉर्म करके निकलूंगी। उसके चेहरे पर एक सुकून फैला हुआ था। सामाना फंदी के साथ निदा भी उसके पुरसुकून अंदाज को देख रही थी। गाड़ी कॉटेज की तरफ सफ़र कर रही थी। वो निदा के साथ पिछली नशिस्त पर ही बड़ा जमान थी। निदा ने कहा भी था कि वो आगे जाके बैठ जाए। पहले वो तमाम हकाइक से आगाह हो गई थी, लेकिन निदा बड़ी थी। वो बेशर्मी से आगे जाकर बैठ नहीं सकती थी उसके सामने। पहले भी वो उसकी ज़बरदस्ती पर ही निकली थी। आगे बैठूँ या पीछे, इस शख्स से मेरा रिश्ता किसी सूरत कमज़ोर नहीं होगा निदापी। और पीछे बैठकर मौसूफ पर ज़्यादा अच्छी तरह नज़र रख सकती हूँ। विंड स्क्रीन बैक व्यू मिरर से किस आती जाती लड़की को नज़र भर के देख रहे हैं मौसूफ। इस पर भी नज़र रखने और कान खींचने में भी आसानी होगी। निदा के इसरार पर वो कुछ इस बेसाख्तगी से बोल गई थी कि सम्मान अफंदी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपा गया। बाज आ जाओ। उसकी पुरशौक नज़रों में ये पैगाम बड़ी अच्छी तरह पढ़ा जा सकता था। अच्छी बात है, रखो नज़र। निदा भी मुस्कुराकर बाहर देखने लगी थी। कॉटेज पहुंचकर वो दोनों पहले नज़र आने वाले कमरे में ही रिलैक्स होकर बैठ गई थी। शदीद भूख लग रही है, पैरों से जूती उतारते ही शाल ने दुहाई दी थी। हवेली के घुटे हुए माहौल से निकलकर उसे भूख प्यास का एहसास हो रहा था, वरना तो जाने कब से जहर महार कर रही थी। असाब भी पुरसुकून महसूस हो रहे थे। आप लोग पहले खाना खा लें, फिर आराम कर लीजिएगा, मैं खाना लगवाता हूँ। सामान के नंबर पर चौधरी अशमत की कॉल आ गई थी। वो सफ़र से मुतल्लिक अपडेट ले रहे थे। वो दांस्ता कॉरिडोर में रुक गया था और कॉल सुनकर वापस आया तो इशाल दुहाई देती मिली। बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है सम्मान, मुझे रूम में ही खाना मंगवा दो। तुम और इशाल बेशक डाइनिंग हॉल में खा लो, निदा ने सुस्ती से कहा तो सम्मान सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। क्या उसकी क्या मर्जी है? नौकरों की फ़ौज और मेज़ कुर्सी में बैठकर खाते तो सारी उम्र निकल गई। अब यहाँ आई हूँ हवेली से दूर, तो हवेली जैसा कुछ करने को दिल नहीं, बेकायदगी से जीने खाने पीने को दिल चाह रहा है। कम अज़ कम यहाँ मेज़ पर हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए किसी का खौफ तो नहीं। चंद दिन है हमारे पास, खुल के तो जी लें। यहाँ रूम में ही खाना मंगवा लो, हम तीनों साथ खा लेंगे। उसकी लंबी सी तमहीद पर निदा टहल गई थी। सामान अफंदी भी घूरने लगा। तौबा है इशाल, चंद दिन हो तुम्हारे दुश्मनों के, फिर तो हवेली वालों की खैर नहीं। सामान की घूरी और निदा के नासहाना अंदाज पर वो खिलखिलाई थी। इस लड़की पर जिनका साया हो गया सामान, जाते हुए किसी पीर फकीर से दम करवाते हुए जाएंगे या फिर निकाह की कुछ ज़्यादा खुशी ने दिमाग उलट दिया है। निदा सामान को मुखातिब करके उसे लुक दे गई थी। दूसरी बात में ज़्यादा दम है। वो शरारत से मुस्कुराई थी। उसका एक नया ही रूप था, हंसता मुस्कुराता चेहरा, बेफिक्री की हंसी। हवेली में तो इसके लब जैसे मुस्कुराना ही भूल जाते थे, हर घड़ी पल के नम ही रहती थी। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं मुलाजिम से खाने का कह देता हूँ। उसके पुरसुकून रूप को नज़रों में भरते वो पलट गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड और मैंने थोड़ा दौरानिया ज़्यादा कर दिया क्योंकि मुझे था कि मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बक की थी, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को होता है कि आप बहुत फजूल बोलती हैं। यार मैं फजूल बोलती हूँ तो तुम लोग मत सुना करो, तुम लोगों को मैं ज़बरदस्ती तो नहीं सुनाती ना, तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया करो। कितने अजीब लोग हो यार तुम लोग। मैंने तो कभी कमेंट्स भी नहीं किए। मैंने कभी, वो क्या कहते हैं ना, किसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो ना तो मैं खुद को वो कर लेती हूँ, अगले बंदे को क्या बताना कि हमें ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन खैर ऑफ कोर्स
हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी थिंकिंग, सबका लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होता है, तो मुझे उनसे कोई इश्यू नहीं। लेकिन ख़ैर, इसीलिए मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी को लगे तो वो फॉरवर्ड कर सकता है, नॉट अ बिग डील। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।